हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है अगस्त 14 और यहाँ पर देखेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। यहाँ पे है वक्फ बोर्ड, आपको पता है न्यूज़ में बहुत चल रहा है। तो यहाँ पे जेपीसी के अध्यक्ष होंगे सांसद जगदम्बिका पाल। देखिए यहाँ से क्वेश्चन इस पर आने की पूरी संभावना मुझे लग रहा है बीपीएससी में आपसे पूछेगा इस बार कि यहाँ पे जो जेपीसी होता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि पिछले बार चैट जीपीटी का पूछ दिया था। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी गूगली क्वेश्चन दे देता है, तो आप लोग यहाँ पे घबराएंगे नहीं, चीज़ों को देखते चलेंगे कि अगर ऑप्शन में आएगा तो ऑप्शन को पढ़ के हम लोग टिक कर सके। चलिए, तो यहाँ पे जो है वक्फ बोर्ड जो है यहाँ पे उसको संशोधन को लेकर मांग कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो पक्ष में है वो लोग संशोधन करना चाहते हैं। तो जेपीसी के अध्यक्ष कौन होंगे? ये होंगे वरिष्ठ जो सांसद है जगदम्बिका पाल। क्या नाम इनका? जगदम्बिका पाल, इनका नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए ज्वाइंट पार्लिया कमेटी जो है ना एक एडहॉक कमेटी होता है। एडहॉक मतलब क्या होता है? जिस पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है ना, अगर वो पर्पस अगर अचीव हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद ज्वाइंट पार्लिया कमेटी को खत्म कर दिया जाता है। क्लियर है? इसी को एडहॉक बोलते हैं, जो टेम्प्रोरी होता है। और ये विशेष जो है सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे बनाया जाता है, जांच पड़ताल करने के लिए। आगे हम लोग डिटेल में देखते हैं। और यहाँ पे ज्वाइंट पार्लिया कमेटी से क्वेश्चन पक्का आएगा। देखिए आर्टिकल है, मेंस में बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, तो ये आर्टिकल में ये खास पॉइंट यही है कि जो अंगदान होता है, ठीक है, बॉडी पार्ट का जो डोनेशन होता है, उसमें भारत काफ़ी पीछे है। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? भारत में। तो ये आंकड़ा जो है काफ़ी गंभीर करने वाला है, क्योंकि हमारे भारत की अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग 2 लाख अंगों, मतलब शरीर के अंगों का जरूरत पड़ता है। तो भारत जो है यहाँ पे मात्र 50,000 के आसपास ही अवेलेबल करवा पाता है। तो ऐसे में क्या होता है? 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे चैलेंजेस की अगर बात करें कि क्या चैलेंजेस है, लोग क्यों नहीं डोनेट कर पाते हैं अंगदान, तो देखिए इसमें एक प्रशासनिक जो है, जो ढांचा है प्रशासनिक, वो बहुत बड़ा मसला है। दूसरा क्या है? डॉक्टरों का अवेलेबल तुरंत, जब बॉडी डेड हो जाता है, मृत्यु हो जाता है ना, तो उसमें आपको है कि 6-7 घंटे के अंदर जो है बॉडी को क्या कर लिया जाता है? निकाल लिया जाता है। कुछ कुछ पार्ट को 6 घंटा हो गया, 12 घंटा हो गया, कुछ पार्ट के लिए 24 घंटा हो गया। तो ऐसे में अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ से ये कार्य हो पाएगा? 2 हो गया। बहुत लोग क्या होते हैं, जो बॉडी डेड हो जाता है तो उनके जो परिजन होते हैं वो लोग बोलते हैं ठीक है हम बॉडी को डोनेट करेंगे, अंगदान करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्रशासनिक जो जो नियम कायदे है ना, वो यहाँ पे क्या करती है? दिक्कत का सामना करती है। ठीक है, 2 हो गया। थर्ड क्या हो गया? पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का आपने देखा होगा, वो प्रावधान जो है ना कहीं ना कहीं अंग डोनेट करने के जो दिशा में चैलेंजेस है, तो इसके सुधार की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो चैलेंजेस में आपको ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाना है और यहाँ पे 3-4 को आपको डिस्कस कर देना है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो अंगदान जो है 4 घंटे की अवधि के, 4 घंटे के अंदर आपको जो लंग्स होता है और हार्ट होता है उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। फिर 8 घंटे के अंदर जो है आप अग्नाशय जो होता है ना, पेनक्रियाज, उसको आप यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ पर देखेंगे किडनी वगैरह 24 घंटे के अंतर्गत। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि आधारभूत संरचना भी तो होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, रोड कैसे जाम रहता है। उसमें तो पता चल रहा है कि आपको जाने में ही 2 किलोमीटर जाने में ही 2 घंटा लग जा रहा था। ऐसे में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हवाई एम्बुलेंस हो गया, फिर ग्रीन कॉरिडोर हो गया, इस तरह के प्रावधान करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। जब आंख का डोनेशन होता है ना, तो उसमें पूरा आंख नहीं डोनेट किया जाता, बल्कि कॉर्निया जो आंख का एक पार्ट है उसको डोनेट किया जाता है। ठीक है, नेत्र का, त्वचा का, कुछ अन्य अंगों का भी पोस्टमार्टम मतलब डोनेशन किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे मानव और हाथी के बीच में जो संघर्ष हो रहा है ना, उसके बारे में ये आर्टिकल छपा हुआ। अब झारखंड, छत्तीसगढ़, इन जो है राज्यों में आप देखेंगे कि हाथी जो है, हाथी का जो हमला होता है वो बढ़ जाता है। देखिए क्यों बढ़ेगा, इसके पीछे कारण की अगर हम बात करें तो हाथियों को जो जंगलों में वो चीज़ नहीं मिल पा रहा जो उनके लिए सर्वाइव करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, जो हाथी होते हैं ना वो फिर शहरी बस्ती के अंतर्गत या मानव बस्ती की तरफ जो है बढ़ जाते हैं। ये हो गया पहला कारण। दूसरा क्या है, तो यहाँ पे जो है हाथियों के प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए हाथियों को जो प्रिजर्व करने के लिए कौन सा योजना लाया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया था? 1992 में। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर भी बहुत फेमस है, 1973 में इसको लाया गया है।
पिछले साल 2023 में इसका 50 साल हो गया था, किसका, प्रोजेक्ट टाइगर का। तो क्वेश्चन पूछेगा इस बार, ध्यान रखिएगा। ये रहा। तो यहाँ पे जो भी खाद्य वाला, जैसे किसान वगैरह जो धान वगैरह लगाते हैं, गेहूं वगैरह लगाते हैं, तो उसको खाने के लिए जो है हाथी आ जाता है जंगलों से, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे उपाय क्या करना है कि जंगलों में ही जो है, या जो किसान है, तो वहाँ पे खाद्य फसल को ना लगा के वहाँ पे अखाद्य फसल को लगाए, जिससे हाथी उसको खाए नहीं, ठीक है। और दूसरा क्या है, बहुत सारे उपाय किए जाते हैं हाथी और मनुष्यों के बीच में जो संघर्ष होता है उसको रोकने के लिए। आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा, नकदी फसल में कौन कौन सा आ गया। तो नकदी फसल में मिर्च आ गया आपका, लेमन ग्रास आ गया, और खस घास हो गया। ये सब जो है ना आपका नकदी फसल में आता है। कृषि वानिकी का भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये भी पूछता है एग्जाम में, मेंस वगैरह में खूब पूछता है। कृषि वानिकी में क्या होता है कि फसल के साथ साथ आपको वनों का भी प्रिजर्व करना है, उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कृषि वानिकी। ये इन्वायरमेंट के लिए या इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा उपाय है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। तो कुछ अभी हिंडनबर्ग का एक रिपोर्ट आया हुआ है, ठीक है। तो उसको लेकर विपक्ष बोल रहा है कि विपक्ष और सत्ता के बीच में यहाँ पे कहासुनी हो रहा है। तो कुल मिलाकर याद रखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा, हर घर तिरंगा जो अभियान है, हर घर तिरंगा जो अभियान है, किस मंत्रालय ने शुरुआत किया इसका, संस्कृति मंत्रालय भारत का, ठीक है, याद रखिए इसको। और सेबी, सेबी पूछेगा, सेबी कब बना था, सेबी बना है 1992 में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं, बल्कि इसको एक्ट के माध्यम से बनाया गया, दो याद रखिएगा। तीसरा क्या है यहाँ पे, बस ये दो फैक्ट याद रखिएगा, पूछना होगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। आगे चले हम लोग, देखिए वक्फ पर जेपीसी, जो हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ज्वाइंट पार्लिया कमेटी, ये है एड हॉक होता है। एड हॉक मतलब एक टेम्प्रोरी होता है, एक स्पेशल परियोजना के लिए बनाया जाता है, एक स्पेशल मकसद के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष होंगे ना, जगदीम्बर पाल होंगे। अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर करते हैं, याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर करते हैं, ये फैक्ट हो गया। और इसमें जो है ना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं, लेकिन कितना क्या होंगे ये डिसाइड होता है एडहॉक बनने के समय, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लोकसभा से इतनी होंगे, राज्यसभा से इतनी होंगे, फिक्स नहीं होता है, नंबर जो है इसमें वैरी करता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो अभी जो हाल में अभी बना है वक्फ बोर्ड पे, 21 मेंबर होंगे लोकसभा से और 10 मेंबर होंगे राज्यसभा से, याद रखेंगे इसको, ठीक है। और कुछ खास इसमें बिल्कुल नहीं। अब आते हैं हूती विद्रोही। देखिए बहुत न्यूज में आते रहता है हूती विद्रोही, पढ़ते रहिएगा आप लोग। पेपर पढ़ने का यही फायदा है ना आपको, कि करंट अफेयर फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए करंट के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप उसमें से 25 से 26 क्वेश्चन बनाने के एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो बार बार न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है, इससे आपके नॉलेज में इन्हांस होता है, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, आपको चीज़ों को सोचने समझने में, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर भी जो क्वेश्चन जो है यही हिसाब के सेट करते हैं। एक एनसीईआरटी बुक होता है और ये न्यूज़पेपर होता है आपका, यहीं से उठाते हैं, जो न्यूज़ बार बार आता है, रिपीट होता है, जो देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर है, तो उसको यहाँ पे छाट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए, तो हुती विद्रोही कौन है, तो यहाँ पे आपको पता ना, यमन में एक्टिव है ये। और हुती विद्रोही को कौन सपोर्ट करता है, ईरान सपोर्ट करता है, ये याद रखिएगा आप। अभी न्यूज में क्या हो रहा है कि रेड सी, जो लाल सागर है ना, वहां पे, वहां से जहाज जो पार होता है ना, तो उसमें हुती विद्रोही क्या करते हैं, हमला करते हैं और लूटपाट करते हैं, ठीक है। यूरोपियन जहाज हो गया, अमेरिकन जहाज हो गया, उसको लेकर काफी न्यूज में रहता है, ये याद रखेंगे इसको। तो अगर हम लोग बात करें, तो यमन में जो एक बंदरगाह है, पोर्ट है, बंदरगाह होदेदा, याद रखिएगा, होदेदा, यहीं पर ये जो है ना हुती जो विद्रोही हैं एक्टिव है। और यहीं से ये लोग निकल के रेड सी वाले जितने भी इलाके में जहाज जाते हैं ना, उस पर क्या करते हैं, ये हमला करते हैं, लूटपाट करते हैं, ठीक है। चलिए याद रखेंगे इसको। और और कुछ खास इसमें, हाँ, रेड सी से जो है ना, रेड सी जो है वो किस एक और बहुत बड़ा समुद्र को जोड़ता है, तो उसके बीच में जो एक क्या है, इसको क्या बोलते हैं, जो ज्वाइंट करने वाला होता है, एक बड़ा पानी का एरिया होता है, एक पानी का एरिया होता है, उसको जो कनेक्ट करने वाला हो क्या बोलते हैं, जल डमरू बोलते हैं हिंदी में शायद ना, हाँ जल डमरू बोलते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, रेड सी से और क्यों कनेक्ट होता है क्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करें हम लोग। देखिए हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य, अभी एमएसपी को लेकर बहुत न्यूज में चलेगा, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है इसका, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, 23 फसलों पर दिया जाता है, ठीक है, 23 फसलों में, इसमें गन्ना भी इंक्लूड होता है। स्थापना मतलब सिफारिश कौन करता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सीएससीपी, ठीक। कब बना था, 1965 में। तो पहले इसका कुछ और नाम होता था, कृषि मूल्य आयोग,
लेकिन अब इसका नाम चेंज होकर CACP हो गया 1985 में, ठीक है। अंतिम मोहर कौन लगाता है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, याद रखेंगे ये फैक्ट। और MSP को लेकर ये न्यूज में है क्योंकि किसान डिमांड कर रहे हैं ना, किसान का जो ग्रुप है संयुक्त किसान मोर्चा, वो डिमांड कर रहे हैं कि MSP जो है, MSP मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है ना, उसको लीगल कर दिया जाए, कानून बना के उसको लागू किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार अभी तक इनकी बातों को नहीं मान पा रही है, ठीक है। MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा, एक कमेटी बना था MS स्वामीनाथन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन जो है ना 2006 में बना था और इन्होंने सिफारिश किया था कि MSP को कानूनी जो है मान्यता मिल जाना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये न्यूज में आते रहता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनओ कब बना था? याद रखिएगा 1945 में, ये फैक्ट याद रखेंगे। अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ना, वर्तमान जो चुनौतियां जो उभर के आ रहा है वैश्विक स्तर पे, उसको सामना करने के लिए सक्षम नहीं है। तो ऐसे में उसमें सुधार की जरूरत है। भारत डिमांड कर रहा है कि सुधार कीजिए उसमें, क्योंकि जो उसमें P5 मेंबर है ना, ये उस वक्त जब बना था 1945 में, उस हिसाब से, उस लिहाज से ये प्रासंगिक था। लेकिन वर्तमान में परमानेंट मेंबर संख्या को बढ़ाना है, भारत इस पर डिमांड कर रहा है, भारत को, ब्राजील को। देखिए यहाँ पे G4 जो कंट्री डिमांड कर रहा है कि हमको भी इसका मेंबर बनाइए परमानेंट, तभी हम यहाँ पे उचित जो है प्रतिनिधि मिल पाएगा। देखिए भारत जो है पॉपुलेशन में नंबर 1 है और भारत ही इसमें नहीं है, तो बताइए यहाँ पर डेमोक्रेसी है? नहीं ना है। तो उसी को लेकर भारत सुधार कर रहा है कि अभी जो वर्तमान का जो सिनारियो है 2024, उसके हिसाब से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है यहाँ पे वो सक्षम नहीं है। ब्राजील हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया और भारत, ये 4 जो है G4 डिमांड कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे इसका मेंबर बनाया जाए या सुधार किया जाए, किसमें? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, याद रखिएगा G4। अब आज ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने ना एक फैसला दिया है सरोगेट मदर पे। देखिए न्यूज में आते रहता है, अब 2-3 महीना के गैप में ये न्यूज में एक्टिव हो जाता है। तो अभी क्या होता है, देखिए सरोगेट मदर क्या होता है, मान लीजिए ये मेल या फीमेल है, ठीक है। तो फीमेल जो है कंसीव करने के हालत में नहीं रहती है, उन पर कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो एक और मदर का यहाँ पे फीमेल का हेल्प लिया जाता है। इनके जो स्पर्म होते हैं ना, शुक्राणु, उनको ये कंसीव करती है। तो ये जो है ना, ये डिमांड कर रही है अभी इस केस में, अगर हम लोग बात करें कि हम इसके जो है ना, जो बच्चे को जो जन्म दी है ये, हम उसके बायोलॉजिकल माता है। तो कोर्ट ने कहा कि आप जो है ना सरोगेट मदर हैं और आपका ये कानूनी अधिकार नहीं है कि आप उस पर क्लेम कर सको। क्लियर है? तो इसी को लेकर ये मसला यहाँ पर दिया गया है। सरोगेट मदर मेंस वगैरह में पूछता है एथिक्स पेपर में, क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। अभी आपको पता है ना, विनेश फोगाट जो फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन इनका वजन जो है 50 kg से बढ़कर 100 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया था, इस कारण से वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। हालांकि ये जो है सिल्वर मेडल को जो है पक्का कर लिए थे, लेकिन ये फाइनल नहीं खेल पाई, इस कारण से फैसला भी लंबित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे श्री जेस का नाम याद रखिएगा। श्री जेस कौन है? इन्होंने संन्यास ले लिया है, ये हॉकी के प्लेयर है और ये गोलकीपर है, आप देखे होंगे, ठीक है, गोल कीपर है ये, ठीक है। श्री जेस, इनका जो परफॉर्मेंस है ना, उम्दा परफॉर्मेंस था इनका, ठीक है। चलिए तो इनका नाम याद रखिएगा, श्री जेस, और ये हॉकी प्लेयर से जुड़े हुए हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये विनोबा भावे जी का कोटेशन है, याद रखिएगा कि हम अपने विवेक पर की कसौटी पर कसकर धर्म ग्रंथों और धर्म गुरुओं की बातें मानेंगे, ठीक है, फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। कोई भी बात धर्म की किताब में लिखी है इसलिए मत मानो। देखिए कोई भी धार्मिक जो बातें है ना, सिर्फ ये किताब में लिखा हुआ है इसलिए उसको नहीं मानना है, बल्कि आप उसको विवेक की कसौटी पर कसे, ठीक है, उस पर उतारे और उस पर विश्वास करना। ये इसलिए न्यूज में आ गया है क्योंकि आप देख रहे हो कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे वहाँ प्रताड़ित हो रहा है, वहाँ पे हिंदुओं पे जो आक्रमण हो रहा है, हमला हो रहा है, उसको लेकर ये जो है ना आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बांग्लादेश से अगर प्रश्न आता है, वहाँ पे जो अल्पसंख्यक है, यहाँ पे आप इस कोटेशन को लेकर, विनोबा भावे जी का लेकर आप यहाँ पे अगर आंसर को शुरुआत करेंगे ना, तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए ये था जो PDF आप देख रहे हैं ना, इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, तो जो लोग जुड़े नहीं हैं उसका लिंक अब अवेलेबल रहेगा, लिंक पे आप क्लिक करें और आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। लगभग 50-60 मेंबर लोग धीरे धीरे आ रहे हैं उसमें, ठीक है। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक जरूर देंगे, क्योंकि फीडबैक ही है जो हमें सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।